तो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा काय मैं रजित गावड़िया आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा, हमने रिपोर्ट डिस्कस कर लिया, हमने रेगुलरिटी अथॉरिटीज के बारे में जान लिया, हमने प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन और नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये चारों टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। अब बारी है इस चैप्टर को सम अप करने की, आखिरी के 5 टॉपिक्स जिन्हें करने के बाद आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है वो आखिरी के 5 टॉपिक? सबसे पहले है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। हम जानेंगे कि अभी हम कौन सी कंडीशन के अंदर है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जानेंगे कोई कौन सा ज्यादा सही है हमारे लिए, इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में हम जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपके 1 मार्कर्स के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। भैया हमने पिछली वीडियो के अंदर आपने जैसे हमें बताया था कि तपस मजूमदार कमेटी के बारे में आपने बताया था जिसने 1.37 लाख करोड़ लगाने थे 1998 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी 10 सालों के अंदर, यानी कि 2008 तक, जिसके अंदर उन्होंने कहा था हम सबको लेके आएंगे एजुकेशन की छत्र छाया में। फिर 2009 के अंदर भी राइट टू एजुकेशन एक्ट है। पर आज भी क्या एजुकेशन लैक हो रही है? हाँ, एजुकेशन आज भी हर एक बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही। देखते हैं इसके अंदर क्या कहा गया। The literacy rate of both adult as well as youth have increased। जो लिटरेसी रेट है वो तो बढ़ चुकी है, यूथ में भी बढ़ चुकी है और अडल्ट्स में भी बढ़ चुकी है। However, यहाँ पे नोट करना बॉस, however, the absolute number of illiterate, जितने लोग, absolute numbers मतलब अगर मैंने नोट परसेंटेज के टाइप में नहीं, हम एब्सोल्युटली काउंट कर लेते हैं। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन में कहता हूं 1.3 मतलब 1.35 बिलियन है, तो फिर आपको पता होगा ना कि ये एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर, मैं परसेंटेज में नहीं कह रहा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी कंसिस्ट करती है, ये नहीं। जैसे मैंने एब्सोल्यूट नंबर दिया तो एब्सोल्यूट नंबर यानी कि जैसे आपकी क्लास के अंदर मान लो आप ऐसे कह रहे हो कि हमारी क्लास के अंदर टोटल 200 मतलब एक, अब क्लास 12 के अंदर 200 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं साइंस के, 50 ही हैं नॉन मेडिकल के, 50 कॉमर्स के और 50 हैं इसके अंदर आर्ट्स के, ठीक है, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, तो आप इसे क्या कह सकते हो कि भैया कॉमर्स के अंदर 50 बच्चे हैं, तो ये 50 बच्चे ये क्या है? एब्सोल्यूट नंबर है। क्या है ये? एब्सोल्यूट नंबर। और अगर आप और परसेंटेज का रोल क्या होता है, अगर आपसे पूछूं परसेंटेज के अंदर, तो भैया 25% स्कूल के बच्चे जो है ना वो कॉमर्स के हैं। तो आपको परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर्स में भी पता होना चाहिए। काफी बच्चे इसका मतलब ही समझ नहीं पाते कि एब्सोल्यूट नंबर मतलब क्या। एब्सोल्यूट नंबर मतलब एग्जैक्टली जो डिजिट्स वाइज है। ओके, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स आर स्टिल एज मच एज हाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वो आज भी उतने ज्यादा हाई हैं जितने कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जितने लोग इलिटरेट थे आज भी उतने ही हैं। इन 1950 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, हमारी सरकार ने 1950 में गड़बड़ कर दी। अगर वो गड़बड़ ना की होती ना तो आज डेफिनेटली एजुकेशन फॉर ऑल 100% हम अचीव कर चुके थे। क्या गलती करी थी ये देखिए। इन 1950 इट वाज नोटेड, ये देखा गया था दैट इफ डायरेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन would have provided free and compulsory education for all the children of the age group of 6 to 14। अगर डायरेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर दिया होता कि आप फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए जो कि 6 to 14 इयर्स की एज का है, इयर्स ऑफ एज का है, देन इंडिया वुड हैव अचीव्ड 100% लिटरेसी बाय नाउ। तब अगर ऐसा कर दिया जाता उस टाइम के अंदर की 1950 के अंदर ऐसे निकाल दिया जाता कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, तो आज करेक्ट ना हम कहें तो आज इंडिया के अंदर 100% लिटरेसी होती। कोई भी ऐसा जरा नहीं होता जो पढ़ा लिखा नहीं होता, बट नहीं हुआ ऐसा। तो ये था आपका एजुकेशन फॉर स्टिल डिस्टेंडिंग, क्योंकि आज भी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जो इलिटरेट्स हैं उतने ही ज्यादा जितने हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे। परसेंटेज बढ़ी है, पर आप ये भी तो देखो यार, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। पॉपुलेशन 1950 हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी थी और आज कितनी है? पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है ना, एब्सोल्यूट नंबर वही है। फिर हमारा ग्रोथ तो अगर देखा जाए, हमने भले ग्रोथ जरूर करी है, यूथ की लिटरेसी रेट और अडल्ट की लिटरेसी रेट डेफिनेटली बढ़ी है, पर जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स है ना वो आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि अगर डायरेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर कह देता कि भैया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, कौन से बच्चों के लिए, जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन सब के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, तो इंडिया आज 100% लिटरेसी अचीव कर चुका था, जो हमने अभी तक नहीं करी है इस गलती की वजह से। आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है जेंडर इक्विटी। ये वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर भी आएगा। जेंडर इक्विटी,
बेटर देन बिफोर। अब जो जेंडर इक्विटी है यानी कि मेल और फीमेल्स के अंदर कोई भी फर्क ना करना, वो अब कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो चुका है। पहले की कंडीशंस के मुकाबले तो हम बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप इसमें भी, द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल आर नैरोइंग, यानी कि अब वो पतली होती जा रही हैं। इट इंडिकेट्स पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि पहले जनरली गर्ल चाइल्ड जो थी वो इतनी ज्यादा एजुकेशन के ऊपर उनमें फोकस नहीं किया जाता था, कि वो बेसिकली उन्हें हाउस होल्ड वर्क के अंदर ही मेन फोकस कर दिया जाता था उनका, कि द मेल कन्फाइंड टू हाउस होल्ड वर्क, और उनका बाहर जाने के जो काम था उसे डिस्करेज किया जाता था, ज्यादा मतलब प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। वुमेन एजुकेशन नीड टू बी प्रोमोटेड। वुमेन एजुकेशन हमें प्रमोट करनी है। क्यों करनी है हमें? इसका पहला पॉइंट क्या रहता है इसके अंदर, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, की यार जो वुमेन्स हैं वो किसी भी मेल के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे अपने सर्वाइवल के लिए। यानी कि इस तरीके से हो जाना चाहिए कि अगर कोई वुमेन है ना, वो कहे कि यार आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट मैन, मैं अपना खर्चा खुद निकाल सकती हूँ, मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, कि अगर ये मुझे पैसे या फिर ये मुझे सपोर्ट नहीं करता तो फिर मैं बिल्कुल ही नहीं। आई हैव माय स्टैंड पॉइंट, मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ। इससे इनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंप्रूव होती है, साथ ही साथ उनका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होता है। कि जब कोई बंदा या कोई भी जना सम अमाउंट या फिर कुछ कमाता है ना, तो उसका जनरली सोशल स्टेटस बहुत ऊपर जाता है अच्छे तरीके से। Okay, women education makes a favorable impact on fertility rate and healthcare facilities for women and children, क्योंकि जब वो अच्छे से अर्न कर पाएंगे, उनके एक अच्छी तरीके से जब हम उनके ऊपर एजुकेशन के तौर पे नहीं, हम उनकी हेल्प पे भी करेंगे, तो उनकी फर्टिलिटी रेट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे। जब वुमेन के साथ साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी, उनकी भी हेल्थ बहुत हेल्दी होगी। ओके, तो ये था जेंडर इक्विटी। हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के अंदर आता है। वैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा जनरली आते नहीं एग्जाम्स के अंदर, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं छोड़ेंगे। जनरली ये टॉपिक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं आता एग्जाम्स के अंदर, जनरली नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मैं कहता हूँ यार, इस बार मैंने वापस वापस कहता हूँ कंसेप्चुअल थिंकिंग है, और इसमें कंसेप्चुअल थिंकिंग ज्यादा, इसके अंदर ज्यादा इस पे बात नहीं करी गई है। इसके अंदर जनरली डाटा बहुत ज्यादा दिए हैं। ओके, द हायर, अगला पॉइंट हमारे पास हायर एजुकेशन ऑफ फ्यू टेकर्स। आज की सबसे बड़ी दिक्कत कि यार, अगर मैं जनरली कहूँ, नीट के अंदर आप देखोगे कि कितने सारे बच्चे पेपर देते हैं। सीट्स कम क्यों है? क्योंकि कॉलेज लिमिटेड है। जेई के अंदर इतने सारे देते हैं, सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं, क्यों है इतने ज्यादा लोग? मतलब अगर आप देखो ना कि इतने ज्यादा लोगों पर जो आप इनका परसेंटेज देखोगे ना, जैसे यूपीएससी के अंदर आईएएस बनने का जो सक्सेस रेट का जो परसेंटेज है वो 0.1% है, यानी कि सिर्फ 0.1%। नीट और जेई के अंदर फिर भी 1-8% होता है, पर यूपीएससी के अंदर 0.1% लोग ही आईएएस बन पाते हैं। आप समझ रहे हो, क्योंकि जने बहुत है पर सीट्स लिमिटेड है। सिमिलरली सीयूईटी हो गया, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी के लिए जो नीट है, जेई, उनके अंदर बच्चे कितने ज्यादा पर सीट लिमिटेड ही होती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ओके, हायर एजुकेशन ऑफ फ्यू टेकर, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही कम टेकर्स हैं। उसके नाम क्या कहते हैं? द हायर एजुकेशन पिरामिड इज वर्टिकल, वर्टिकल इंडिकेटिंग लेसर नंबर ऑफ पीपल टीचिंग हायर एजुकेशन। वर्टिकल है यानी कि बॉस लाइक दिस, वर्टिकल है। यह देखिए, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे हैं? प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। प्राइमरी एजुकेशन का परसेंटेज जो है ना, वो सबसे ज्यादा हाई है। प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज्यादा लोगों ने जो प्रेफर करते हैं वो कौन सी एजुकेशन है? प्राइमरी एजुकेशन। पर जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन में आते, ये परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, और टर्शियरी एजुकेशन तक काफी लोग ही कम पहुंच पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, एक तरीके का ट्रायंगल, मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो टर्शियरी एजुकेशन है ना, यहाँ पे सबसे कम परसेंटेज है बॉस। इसके अंदर फैक्ट भी बताता हूँ मैं अच्छा आपको यहाँ पे, इंडिकेटिंग लेसन नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशन, देयरफॉर गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज एलोकेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड आल्सो इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट को भी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर एलोकेशन यानी कि उन्हें भी बढ़ाना चाहिए, ताकि जो सीट्स है वो कुछ ना कुछ तो बढ़े, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो, और साथ ही साथ उन्हें इनकी जो कंडीशन है उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। एज पर द एनएसएसओ, एनएसएसओ का मतलब ये बहुत बार आता है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं, पर आपको बहुत बार लिखा आ जाएगा आपके आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के अंदर कि एनएसएसओ। अब बच्चा रट्टा मार लेता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो उसकी एनएसएसओ है क्या चीज, पता नहीं क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना। हाँ, आती नहीं एग्जाम में, पर आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कभी भी वर्ड आए ना आपके सामने तो आप कंफ्यूज ना हो। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है इसका? मेरे साथ रिपीट करा करो यार साथ में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, आपने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, एज पर एनएसएसओ दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2011-12 के अंदर उन्होंने कहा था कि जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का अमंग द यूथ मेल, जो कि यूथ मेल है यानी कि अप्रोक्सीमेटली 18 से 25 साल तक के जो ये है यूथ मेल, हु हैव स्टडीड दैट ग्रेजुएट, जो कि ग्रेजुएट्स हैं और ग्रेजुएट से भी ज्यादा यानी कि उन्होंने मास्टर्स डिग्री भी ले रखी है, उनके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 19% यानी कि उन 19% ऐसे लोग हैं, ऐसे यूथ मेल है जो ग्रेजुएट हैं पर फिर भी अनएम्प्लॉयड है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, रूरल एरिया की। वहीं अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं शहरों के अंदर, ये तो गांवों के अंदर है, और अगर शहरों के अंदर ये परसेंटेज 16% है। कितना परसेंट है ये, 16%। 16%, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ डेटा टाइप है, आप इसे सुन लो समझ लो, ज्यादा इसमें मेरे हिसाब से फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये डेटा बेस्ड है ज्यादातर। नियरली 30% ऑफ द फीमेल्स हु आर ग्रेजुएट्स एंड अबव आर अनएम्प्लॉयड, नियरली 30% ऐसी फीमेल्स हैं जो कि ग्रेजुएट है या उससे ज्यादा हैं और वो आज अनएम्प्लॉयड है। Therefore, India is a rich stock of Therefore, India is a rich stock of technical manpower in the world, and we need to utilize it properly. Therefore, हमारे पास rich stock बहुत है यार। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस है अपने रिसोर्सेज के अंदर। बस कमी कहाँ रह जाती है हमारे अंदर, कमी बस यहाँ पे है कि हम इस रिच स्टॉक का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास सब कुछ है यार, हमारे पास टैलेंट है, इंडिया से बढ़िया आइडियाज कहीं पे नहीं है। और आज के टाइम के अंदर जैसे मैंने प्रॉब्लम्स के अंदर भी बताया था कि इंडिया के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में फैल के एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, पर वो नुकसान हमारे लिए क्या है कि वो दूसरी कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम नहीं कर रहे। तो वो भले हमारे इंडिया का नाम होता है कि इंडिया के अंदर रिच स्टॉक है, बट ये रिच स्टॉक का जनरली हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि यही रिच स्टॉक का है ना अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज है ना, ये इनका फायदा उठाती है। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। सर ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है सर? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरे पेन की जो है ना बैटरी वो थोड़ी लो हो गई थी, तो चलो चालू करते हैं वापस। ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। सर ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, सर ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? दोनों के अंदर आप लड़ाई भी करवा रहे हो, वर्सेस भी लिखा है बीच के अंदर, क्या है इसके अंदर देखते हैं। एक्चुअली में वर्सेस है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें क्या कहते हैं, दैट ह्यूमन कैपिटल इज अ नैरो कांसेप्ट, छोटा कांसेप्ट है ह्यूमन कैपिटल, वेयर एज एंड कंसीडर ह्यूमन एज अ मींस टू एन एंड, और ह्यूमन को एक जरिया मानता है। वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ वाइडर ब्रॉडर कांसेप्ट, यहाँ पे वाइडर भी लिख सकते हैं आप। ह्यूमन कैपिटल इज अ वाइडर कांसेप्ट या ब्रॉडर कांसेप्ट एंड कंसीडर ह्यूमन एज अ एंड टू इट इटसेल्फ, यानी कि ह्यूमन कैपिटल क्या कहता है, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं यार ये इंसान है ना, ये एक जरिया है किसी काम का, हमका कोई जरिया है काम करने का। और डेवलपमेंट ये कहता है यार कोई जरिया नहीं है, ये खुद एक मीन है, यानी ये मीन्स टू एन एंड इटसेल्फ, यानी कि खुद के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर आप अगर डिफरेंशिएशन में भी है तो भी आप ये लिख सकते हो दैट ह्यूमन कैपिटल इज अ नैरो कांसेप्ट, और कंसीडर करते हैं ह्यूमन को क्या, एक जरिया, ए मींस टू एन एंड। वहीं अगर आप बात करो ह्यूमन डेवलपमेंट की, इज अ ब्रॉडर कांसेप्ट, बड़ा कांसेप्ट, और ह्यूमन को एन एंड टू इटसेल्फ मानता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं इसके अंदर, ह्यूमन कैपिटल कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल क्या कहता है कि भैया ये जो एजुकेशन और हेल्थ है ना, एक जरिए है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हम एजुकेशन और हेल्थ की जो ये चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, ये ह्यूमंस पे इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे ये जो ह्यूमंस हमारी लेबर की जो, जिनसे ये जो लेबर है, जो ह्यूमन हम लेबर है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। वेयर ये तो थी किसकी बात, ये किसका मानना था, ह्यूमन कैपिटल का मानना था। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ आर important for all human beings because only when a person is able to read and write and learn and lead a long and healthy life, then only he is able to make better choices in life। यानी कि ह्यूमन कैपिटल क्या कहता है कि ये कंसीडर करते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो है ना, ये जरिए नहीं है लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बहुत बढ़िया बात है, पर ये चीज ह्यूमन डेवलपमेंट कहती है ये सबके लिए ही जरूरी है, क्योंकि जब एक पर्सन एजुकेटेड होगा, जब एक पर्सन हेल्दी होगा, तभी वो एक अच्छी अच्छी एजुकेटेड लाइफ और एक हेल्दी लाइफ को लीड कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो ये कहता है कि एंड लीड अ लॉन्ग
एंड हेल्दी लाइफ को वो जी पाएगा ओनली व्हेन ही इज एबल टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। क्योंकि जब एक पर्सन एजुकेटेड होता है तो उसे उसका एक व्यू पॉइंट, उसके अंदर जैसे हमने इंपोर्टेंस में कहा तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड बदल जाता है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाता है, वो चीजें लर्न करने की कोशिश करता है और इन सारी चीजों की वजह से वो एक अच्छी लाइफ जी पाता है क्योंकि वो बेटर चॉइसेस बना पाता है लाइफ के अंदर। अब आगे ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा बढ़िया पॉइंट लगता है मुझे। एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज कंसीडर्ड अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। ह्यूमन कैपिटल कहता है देखो भैया मैंने तुम्हारे अंदर पैसे डाला, तुम लोगों की हमने एजुकेशन को हमने तुम्हारी बढ़ावा दिया, हमने तुम्हारी हेल्थ को इम्प्रूव किया। अगर तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होने के बाद भी तुम अगर हमारी हमारी जो प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज नहीं कर पाए ना, हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट गई, हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट गई। तुम लोगों ने हमारा फायदा नहीं किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट गई। पर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है, वेयर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज ऑलवेज प्रोडक्टिव, यानी कि हमेशा प्रोडक्टिव होगी क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन कैपिटल कहता है भैया मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल है लालची किस्म का आदमी, वो कहता है भैया मेरा फायदा हो तभी मैं इसे मानूंगा सही किया मैंने, वरना मैं नहीं मानता, मैंने कहा मेरे से गलती होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि देखो आप भले आपके लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुआ पर वो बंदे की एजुकेशन को आपने प्रमोट किया, उसके अंदर नई स्किल्स डाली, आपने उस बंदे की हेल्थ को इंप्रूव किया, उससे उस बंदे की जो है हेल्थ कंडीशंस है या उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं कि भैया आपने सही किया। पर ह्यूमन कैपिटल तो कहते हैं अगर लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई बाहर में जाए, मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे तो ढंगी नहीं लगी एडवर्टाइज, ये मुझे तो ढंगी नहीं लगी है जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी थी ना इनके अंदर, जो भी हमने कैपिटल लगाई, ह्यूमन कैपिटल लगाई ना इनकी स्किल्स के ऊपर, हमें वेस्ट लगी। पर ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं कि वेस्ट नहीं है बहुत, या आपने दोनों की आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर दी है, आप लोगों ने इन्हें अच्छी हेल्थ दी, अच्छी एजुकेशन दी, अब इनसे वो अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए ह्यूमन कैपिटल थोड़ा लालची किस्म का आदमी अपना फायदा देखता है, ह्यूमन डेवलपमेंट सबका फायदा देखता है। तो यही थे 3 की पॉइंट्स। सबसे पहले अगर आपको इसका डिफरेंस लिखने को आ जाए ना, वैसे जनरली इनके ऊपर एक नोट के ऊपर आ जाता है, वैसे कि नोट लिखो, वैसे बता देता हूँ। ह्यूमन कैपिटल छोटा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है और क्या मानता है ह्यूमंस को एज अ मींस टू एन एंड, एक जरिया मानता है। वहीं जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट है और कहता है ह्यूमन इज अ मींस टू एंड इटसेल्फ, खुद के लिए ही वो एक जरिया है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर वो क्या कहता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करी जाती है ना ह्यूमन कैपिटल के अंदर, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई तो भैया वेस्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है नहीं बॉस, नहीं, उस बंदे के आपने उस बंदे के एजुकेशन को इंप्रूव किया, हेल्थ को इंप्रूव किया, आप जो भी उस बंदे के एजुकेशन हेल्थ या फिर किसी भी तरीके के उस बंदे में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो प्रोडक्टिव ही प्रोडक्टिव है, उसको अनप्रोडक्टिव की कैटेगरी में नहीं आएगी किसी भी तरीके से। और तीसरा पॉइंट के अंदर हम क्या कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या मानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ क्या एक जरिया है, सिर्फ एक जरिया है जिससे हम अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहते हैं कि बहुत सी जरिए नहीं है, ये जरूरी है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि जब वो एजुकेटेड होगा, जब वो हेल्थ उसकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो वो एक अच्छी लाइफ जी पाएगा। तो ये तो था दोनों के बीच में डिफरेंस, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज इंडिया एंड एज अ नॉलेज इकोनॉमी। इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, इसके ऊपर क्या है देखते हैं। तो हम कहते हैं कि इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना हैज बीन शोइंग अ इंप्रेसिव रिकॉर्ड ओवर द पास्ट डिकेड। इंडिया की जो हमारी नॉलेज इकोनॉमी है, हमारी नॉलेज इकोनॉमी ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही कमाल का काम किया है। किस तरीके से देखिए, अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे राय पॉइंट्स में जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, आर एडवांसिंग व्यूज, वो अपने व्यूज जाहिर कर रहे हैं दैट हाउ इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी, की किस तरीके से इंडिया अपने आप को एक नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्यों ट्रांसफॉर्म करवाना चाहते हैं यार, द वैल्यू ऑफ इट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसका जो लेवल है ना, जिस तरीके से हमारी डेवलपमेंट होगी, किस चीज पे डिपेंड करता है, हमारी लेवल क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो हमारी ज्यादा नॉलेजेबल इकोनॉमी कही जाएगी इसे एस। अब इसका इंपॉर्टेंस देखो कि क्यों ये लोग फोकस करना चाहते हैं इसके ऊपर। हमारे इंडिया को नॉलेज इकोनॉमी क्यों बना सकते हैं, क्योंकि एज एज इट कैन मेक द एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड प्रोसेसेस, जो अभी के जो एसेट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो हमारी इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसे वो ज्यादा ही इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकती है, ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकती है। इसीलिए अब अगर आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भैया ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, व्यूज क्यों एक्सप्रेस करें, क्योंकि इन्हें पता है कि इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जब कि इन जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं,
उन्हें ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना पाएंगी, यानी कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क विद रिडक्शन इन कॉस्ट। हमारे कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, टाइमली कंप्लीशन भी होगा काम का। इस चीज के लिए ये कहा गया है, तो इस चीज के लिए कहा गया है। ओके, तो ये थी हमारे इंडिया से नॉलेज इकोनॉमी क्वेश्चन। आप समझ लेना क्यों ये इन्होंने एडवांस किए थे। इन लोगों को क्या पड़ी है भैया, ये ना हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं ना कुछ और है, तो इन लोगों ने अपने व्यूज को एडवांस किए क्योंकि इन्हें पता है कि क्योंकि हम इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का यूज करके हमारे जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं और प्रोसेसेस हैं उन्हें ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट जो कि चालू किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। देखते हैं इसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लोगो वैसे वेरी इजी टू मेक है, और मैं कह रहा हूँ व्यू पॉइंट के हिसाब से ना इसके ऊपर बच्चों की राय जरूर पूछी जा सकती है। ओके, द कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर हम इसे इंग्लिश में कहें तो फिर सेव द गर्ल चाइल्ड, लॉन्च इन 2015। लॉन्च ईयर जरूर पूछा जा सकता है गाइस, कौन सा इसका लॉन्च ईयर 2015 by the Indian government to generate and improve the efficiency and welfare services intended by the girl in India, ताकि हम जो लड़कियों के द्वारा जो भी सर्विसेज हैं, जो भी हम लड़कियों के प्रति कुछ सर्विसेज हैं या उनको मतलब उनकी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उन्हें प्रमोट कर सके। अब इस चीज के लिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव्स आर, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बायसनेस। यार हमें लड़का चाहिए, हाँ हमें लड़की चाहिए, ये नहीं होना, मतलब बेसिकली मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है हमेशा, ऐसा कोई घर का वारिस चाहिए होता है काफी लोगों को, तो वो ये कि जो जेंडर बायसनेस है ना वो से खत्म कर देना चाहिए, हमें एकदम इक्वालिटी रखना चाहिए, दैट इज मेल इक्वल्स टू फीमेल इन टर्म्स ऑफ, ऐसे नहीं मेल इक्वल्स टू फीमेल, किस टर्म्स के अंदर इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इन दोनों को, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इन दोनों को, बराबर तरीके से होना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए हमें जेंडर बायसनेस का, कि उन्हें इक्वल राइट्स तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगली चीज क्या है इसके अंदर, इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, स्पेशली क्योंकि आज मैं जनरली कहूं इंडिया के अंदर ये आपके व्यू पॉइंट्स में भी काम आ सकता है। इंडिया के अंदर आप जनरली सोच के देखो यार, क्यों ऐसा होता है कि गर्ल चाइल्ड को ज्यादा मतलब प्रमोट नहीं किया जाता, इसी वजह से क्योंकि पेरेंट्स के भी, अगर आप पेरेंट्स के व्यू पॉइंट से देखें, हम सब बच्चे के व्यू पॉइंट से नहीं देख सकते, हम ये नहीं कहते कि उनके पेरेंट्स जालिम है, नहीं पेरेंट्स जालिम नहीं होते, कभी किसी के पेरेंट्स जालिम नहीं होते, तो उनका व्यू पॉइंट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी कि सर्वाइवल, क्योंकि लोगों को, क्योंकि हमारे इंडिया है ही ऐसा, मतलब अब हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे आप देखोगे कि कितने सारे रेप अटेम्प्ट्स, कितने सारे एसिड अटैक्स होते हैं, तो उनका मेन मोटिव जो पेरेंट्स का होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि नहीं इससे मैं इसके ऊपर क्यों, इसकी तो शादी हो जानी चली जानी, नहीं, उनका मेन मोटिव क्या होता है ना उन पेरेंट्स का, आपको उन पेरेंट्स की तरफ से भी सोचना चाहिए कि उन पेरेंट्स का मेन मोटिव पता है क्या होता है, सिक्योरिटी, अपनी गर्ल चाइल्ड की सिक्योरिटी उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज के लिए ऐसी चीजें करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये इंश्योर करना कि एजुकेशन के अंदर और पार्टिसिपेट करे गर्ल चाइल्ड अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर, बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनके अंदर गर्ल चाइल्ड बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है। अब लास्ट टॉपिक हमारा फाइनली, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, इन्हें देख लो, एक एक मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसे तो की मार्क कर ही लो एकदम। क्या है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द 7th 5-year प्लान, देखो 7वां 5-year प्लान के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल मस्ट बी असाइन्ड अ की रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। कौन से, अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन से 5-year प्लान के अंदर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस किया गया था, आपको क्या लिखना है, 7th। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अडल्ट लिटरेसी। अब आगे 3 रेट्स हमारे पास, अडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट और यूथ लिटरेसी रेट। क्या क्या है ये रेट, सबसे पहले अडल्ट लिटरेसी रेट, मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई थी ना कि जो परसेंटेज है इन द लिटरेसी रेट ऑफ बोथ अडल्ट्स की भी इंक्रीज हुई है। देखिए क्या है इसके अंदर, इट रेफर टू द रेशियो ऑफ लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन की, कितने अडल्ट हैं जो लिटरेट हैं, टू द टोटल अडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री। फॉर्मूले के फॉर्म में बताओ ना, ये अगर आप देखो इसे किस तरीके का रेशियो माना गया है, लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन जो है, यहाँ पे नीचे तो आ जाएगा टोटल, कौन सी टोटल पॉपुलेशन, नहीं टोटल पॉपुलेशन नहीं है, इसके अंदर क्या आएगा, टोटल अडल्ट पॉपुलेशन, टोटल अडल्ट पॉपुलेशन, और ऊपर क्या है हमारे पास, लिटरेट पॉपुलेशन, नहीं लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन। इसका फॉर्मूला है ना, अगर आपके पास ये एग्जाम्स में आता है ना, डिफाइन द टर्म्स,
तो आपको है ना ये लिख के आना है। आप अगर ये सब डेफिनेशन लिख के आओगे ना यार, एग्जामिनर को क्यों कमी दे रहे हो यार नंबर काटने की। एक फॉर्मूला आपने जो लिखा वही मैंने वर्ड्स के अंदर उतार दिया। प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या होता है, रेफर टू द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ द प्राइमरी स्कूलिंग। अपनी प्राइमरी स्कूलिंग का जो लास्ट ईयर कंप्लीट कर रहे होते हैं उसे हम प्राइमरी कंप्लीशन रेट कहते हैं। यूथ लिटरेसी रेट रेफर टू द परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 और हु कैन विद अंडरस्टैंडिंग। ये याद रखना, इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि इस पर घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकता है। यानी वो ऐसे दे सकता है कि मतलब मान लो मैं पहले पूरा समझाता हूँ उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें बड़ा, तो आप आंसर देना इसका। ओके, हु कैन विद अंडरस्टैंडिंग समझ के रीड एंड राइट अ शॉर्ट सिंपल सेंटेंस ऑन देयर एवरीडे लाइफ, यानी कि अपनी रोज की जिंदगी के अंदर वो एक ऐसा सेंटेंस लिख सकता है अपनी लाइफ के ऊपर जिसे वो अच्छे से देख पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिर्फ देखना और लिखना नहीं है, वो जो आपने लिखा उसका मतलब भी आपको पता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूथ लिटरेसी रेट के अंदर परसेंटेज के तौर पे आ जाता है। अब मैं इसे मान लेता हूँ, आपको अगर पूछ लिया जाए कैसा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप भी देख लो कि आपको आता है नहीं आता। अब जैसे यहाँ पे आ जाए कि यूथ लिटरेसी रेट के अंदर पूछेगा कि उसके अंदर क्लासिफाई किया जाएगा या नहीं। एक पर्सन है जिसकी एज है 14 ईयर्स, ठीक है, वो क्या नाम है, वो अंडरस्टैंड भी कर लेता है, रीड भी कर लेता है, राइट भी कर लेता है। एक छोटा सा सेंटेंस अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर, क्या वो इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये जो एज ग्रुप है वो 14 है, यहाँ पे क्या है 15 to 24। एज के अंदर सीबीएसई गेम खेल सकता है, वो आपको क्या मतलब 25 दे दे, बच्चा सोचे 1 साल की तो बात है। नहीं, ये कैटेगरी है ना 15 to 24, याद रखनी है 15 to 24। हु कैन विद अंडरस्टैंडिंग रीड एंड राइट। और यहाँ पे भी ऐसा आ जाए हु कैन ओनली, यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है आपको, हु कैन, ये काट दें आपके लिए, ठीक है, ये काट दें उन लोगों ने, हु कैन ओनली रीड एंड राइट अ शॉर्ट सिंपल सेंटेंस। आपको मन में आएगा यार ये भी सही है, एज ग्रुप सही है। ये है, आपको समझना है कि 3 चीजें देखेंगे हमें, उसे पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और जो उसने लिखा है उसे वो समझ में भी आना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है, तभी वो उसके अंदर कैटेगराइज होगा। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर इन द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। जो टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो ज्यादातर एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही होता है। यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, ये तो पॉइंट मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के लिए डाला हुआ था। ऑन एन एवरेज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, देखना, ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन टर्शियरी एजुकेशन। गवर्नमेंट का ऑन एन एवरेज टर्शियरी एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम है, बट however expenditure per student in tertiary education is higher than that of elementary education। वो कह रहे हैं, अब इस बात को समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आया आप लोगों को, या थोड़ा डाउट रहा होगा कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, टोटल एक्सपेंडिचर उसके अंदर जो सबसे कम शेयर है ना वो टर्शियरी एजुकेशन का है। किसका? टर्शियरी एजुकेशन। बाकी किसका है? प्राइमरी एजुकेशन का और एलिमेंट्री एजुकेशन का। इन दोनों का मैक्सिमम शेयर है और टर्शियरी एजुकेशन का सबसे कम शेयर है। पर आप खुद सोच के देखो, जितना पैसा आप लोगों की स्कूलिंग में लगता है उससे कहीं ज्यादा पैसा आप लोगों के कॉलेजेस में लगता है। बड़े बड़े कॉलेजेस की बहुत महंगी फीस होती है, तो वही कह रहे हैं जो पर स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर होता है ना वो हाई होता है टर्शियरी एजुकेशन के अंदर, क्योंकि कॉलेज के एजुकेशन की फीस बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो उनकी तो 1 करोड़ तक जाती है फीस। सोचो 1 करोड़ तक तो बच्चे ना आज तक कभी अपने इसमें स्कूलों में ना भरे हो। लास्ट पॉइंट देखिए, पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज हाईएस्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा था इस पॉइंट को, ताकि जो अभी तक जुड़े हुए यार उन्हें मेहनत का फल मिले। इस पॉइंट में मैक्सिमम चांसेस है आने के आपका एमसीक्यू क्या है इसमें, पर कैपिटा एजुकेशन के जो एक्सपेंडिचर वो हाईएस्ट है हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आपको ऐसे ऐसे बनाई लो, लिख लो शायद के अंदर, हाईएस्ट है और लोएस्ट है। ओके, हाईएस्ट और लोएस्ट ऐसे लिख दो आप। हाईएस्ट क्या गया, ऐसे लिखो, हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश। देखो मेरे साथ साथ लिखो, ऐसे देखो मत गाइस वीडियो, साथ साथ लिखते जाओ मेरे साथ, हिमाचल प्रदेश। और अगर मैं बात करूं लोएस्ट है, लोएस्ट कहां पे है? ये लोएस्ट है बिहार के अंदर। कहां पे है ये गाइस? बिहार के अंदर। इज इट क्लियर गाइस? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज लिख भी देता हूं मैं आप लोगों के लिए, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए मेरे चैनल के ऊपर, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। मैं भी इस चैनल को, आप अगर देखा आपका ये चैनल है, ये
एक चैनल अच्छे से ग्रो हो, एक बड़ा चैनल बना सकूं मैं इस चैनल को। प्लीज आप लोगों की मदद, आप लोगों का सपोर्ट दिखाइएगा मुझे, प्लीज अपने दोस्तों को रेफर कीजिए। देखो मैं हमेशा कहता हूँ मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ मैं कभी कुछ गलती नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। आप मुझसे कभी भी डाउट पूछो, चाहे तो यूट्यूब के कमेंट्स में पूछो, चाहे इंस्टाग्राम पे पूछो, जहां मर्जी पूछो मुझसे डाउट, मैं आप लोगों के डाउट्स 110% सॉल्व करके दूंगा। तो टिल देन सी यू गाइस, हमने इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अगला चैप्टर हम चालू करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत बढ़िया चैप्टर है चालू करने के लिए, पर अभी मुझे मेरे कुछ दोस्तों से मुझे लगा कि आप लोगों को अभी फर्स्ट चैप्टर की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूलों के अंदर आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, या फिर अलग अलग जो भी आपके टेस्ट हैं उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, और मैं नहीं चाहता यार आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट बेकार जाए। तो हम अगले बार आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। So till then, see you guys, and till then do whatever you want to do, man, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।